हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल देव दिव्य और रंजन में। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त रंजन, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे मूवी श्रीकांत के बारे में। दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि आप एक बार देखने बैठ जाओ, फिर आपको ना भूख का पता चलता है, ना प्यास का, ना आपको टॉयलेट ब्रेक लेना है। आप बस चाहते हो कि फिल्म चलती रहे चलती रहे चलती रहे और हम देखते रहें। श्रीकांत ऐसी ही एक मूवी है जिसको आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई फालतू फंड के सीन्स नहीं डाल रखे हैं। बहुत ही सधा हुआ डायरेक्शन, सधी हुई सेटिंग में सधी हुई एक्टिंग वाली मूवी है श्रीकांत। श्रीकांत मूवी है एक बायोपिक। ये कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, रोम कॉम नहीं है। ये एक बायोपिक है। और बायोपिक है एक इंडस्ट्रिस्ट है, बोलैंड इंडस्ट्री, जिन्होंने नींव डाली थी बोलैंड इंडस्ट्रीज की, उनकी जीवनी के ऊपर, जिनका असली में नाम था श्रीकांत बोला। तो बेसिकली ये श्रीकांत बोला जी की जीवनी है, जो भी है हमारे साथ है, जिंदा है। और उनकी जीवनी पे ये मूवी बनी है। हैरानी की बात यह है कि श्रीकांत जी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो ये जो जीवनी बनाई है बहुत ही प्रेरणादायी है। इस मूवी के अंदर श्रीकांत जी का जो किरदार निभाया है वो राजकुमार राव ने निभाया है। जिस शिद्दत से उन्होंने ये किरदार निभाया है, पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद राजकुमार राव की ये सबसे बेस्ट मूवी है अब तक की, जितनी फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग करी है। एक से एक बढ़िया रोल उन्होंने करे हैं, जैसे न्यूटन थी या लव सेक्स एंड धोखा थी। एक से एक बढ़िया फिल्म्स उन्होंने करी है, शाहिद थी, बट इस मूवी का जवाब नहीं श्रीकांत का। इस मूवी में उनको सपोर्ट किया है जो अन्य अभिनेता है, वो है शरद केलकर और ज्योतिका जो नगमा जी की छोटी बहन है, और साउथ में सूर्या है, वहाँ के सुपरस्टार है, उनकी वाइफ है। तो वो लीड में है राजकुमार राव के साथ। और डायरेक्शन दिया है तुषार हीरानंदानी ने। तुषार हीरानंदानी वो शख्स है जो इस मूवी से पहले एक और बायोपिक सांड की आंख को डायरेक्ट कर चुके हैं, जो हमारे बागपत एरिया में ही शूट हुई थी। और उसमें वो जीवनी थी दादी प्रकाश कौर की और उनकी सिस्टर की, जिसका रोल किया था भूमि पेडनेकर ने और तापसी पन्नू ने, और प्रकाश झा भी उस मूवी में थे। वो भी बहुत अच्छी मूवी थी। इसके अलावा इन्होंने एक बायोपिक और करी है जो कि एज अ सिनेमा रिलीज नहीं हुई, लेकिन OTT पे एक सीरीज के रूप में रिलीज हुई थी सोनी लिव पे, जिसका नाम था स्कैम। हाँ, वही हर्षद मेहता वाली स्कैम, जिसमें प्रतीक गांधी थे। उसका डायरेक्शन भी तुषार हीरानंदानी ने किया था। तो इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सबसे जो बढ़िया बात है कि जब ये डायरेक्ट करते हैं किसी भी मूवी को, तो ये मूवी को ना बोझिल नहीं होने देते। उसके अंदर सिनेमाई फ्लेवर डालते हुए इस तरीके से बनाते हैं कि आप बोझिल नहीं होते। वो बायोपिक भी बन जाती है और एंटरटेनिंग भी बन जाती है। तो जैसे सांड की आंख थी, स्कैम थी, आप एक बार देखने बैठे तो उठने की इच्छा नहीं होती, वैसे ही श्रीकांत है। श्रीकांत बोला जी की जीवनी है। इस फिल्म को पहले राकेश ओम प्रकाश मेहरा बनाना चाह रहे थे, उन्होंने इसके राइट्स भी खरीद लिए थे। बट जब तुषार हीरानंदानी ने इनके बारे में सुना, श्रीकांत बोला के नाम के बारे में, तो उन्होंने इनसे मिलने की कोशिश करी, पर ये बिजी थे, मिल नहीं पाए। तो उन्होंने इनके बिजनेस पार्टनर थे रवि, उनके साथ संपर्क साधा। फिर उन्होंने मीटिंग करवाई और उन्होंने ही प्रयासों से राकेश ओम प्रकाश मेहरा से वो जो राइट्स थे वो तुषार हीरानंदानी को दिलवाए। और राकेश ओम प्रकाश मेहरा को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो मूवी अभी नहीं बना पा रहे थे। उन्होंने वो राइट्स तुषार को दे दिया। तुषार ने ये मूवी बनाई है। करीब 35 करोड़ के बजट पे ये मूवी बनी है। ऑलरेडी 65-70 करोड़ कमा चुकी है। तो एक प्रॉफिटेबल वेंचर रहा है। मूवी बहुत शानदार है। मूवी में दिखाया गया ही कैसे एक अंधा लड़का एक गांव में किसान परिवार में जन्म लेता है। जन्म के तुरंत बाद
उसके जो फादर है वो उसको ज़मीन में गाड़ने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि वो अंधा है। फादर को लगता है कि बाद में ये खुद के लिए भी बोझ रहेगा, मेरे लिए भी बोझ बनेगा, इससे ज़्यादा उसको ज़िंदगी से मुक्ति दे दी जाए। बट फिर उसकी माँ आती है, हाथ पैर जोड़ती है, तो वो बच्चों को गले से लगा लेता है, फिर बच्चों को बड़ा करता है, फिर उसको ब्लाइंड स्कूल भेजता है। लेकिन बच्चा इतना सीधा है, इतना सच्चा है कि वहाँ पे भी वो सच्चाई उजागर करता है, बोलता है। वहाँ के जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस ब्लाइंड स्कूल में उनको उजागर करता है, और वो उसको घर से निकाल देता है, सॉरी स्कूल से निकाल देते हैं। अब उसके सड़क पे रहने की नौबत आ जाती है, यानी जो आमतौर पे अंधे लोग के साथ धारणा है कि वो लोग भीख मांगते हैं, तो उनकी भीख मांगने की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में जो हीरो है यानी राजकुमार राव, वो अपनी टीचर को फ़ोन करते हैं, जिसका किरदार ज्योतिका ने निभाया है। तो टीचर उनकी जिम्मेदारी लेती है और उनको अपने घर में रखती है। अब उनको 10th करवाती है। जब 10th करवाती है तो 97% उनके मार्क्स आते हैं। वो साइंस में दाखिला लेना चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी कोई नियम नहीं था कि किसी आँख के अंधे को साइंस स्ट्रीम में दाखिला मिल जाए। तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और केस जीतते हैं। उनको साइंस में दाखिला मिल जाता है, वो अपने कॉलेज को टॉप करते हैं। अब बात आती है बैचलर करने की, मास्टर करने की। प्रॉब्लम ये होती है कि अगेन उनके पास मतलब कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी एडमिशन नहीं देगा, क्योंकि इस टाइप का कोई नियम ही नहीं है कि किसी ब्लाइंड आदमी को कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। अब वो दोबारा नहीं लड़ना चाहते, कब तक अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। तो जो बाहर विदेशों की यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे उनको वो अप्लाई करते हैं और उनको MIT अमेरिका से एडमिशन मिल जाता है। MIT अमेरिका में 7-8 लाख का जो लोगों का खर्चा आता है वो फ्री में उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है, और हल्दीराम वाले उनको स्पॉन्सर कर देते हैं उनकी फ़्लाइट वगैरह के लिए। और जब वो फ़्लाइट से अमेरिका जा रहे हैं तो फ़्लाइट वाले उनको बोर्ड नहीं करने देते, क्योंकि उनके अनुसार जो नियम है कि अगर आप हैंडीकैप है, अगर आप ब्लाइंड है, तो आप अकेले नहीं जा सकते, आपको कोई ना कोई कंपनी करे तभी आप जा सकते हैं। अब वो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सब बोल दे कि वो उनके साथ है, लेकिन कोई भी नहीं बोलता। तब वहाँ पे जैसे चेयर्स लगी होती है हवाई जहाज में, जैसे अनाउंस करते हैं कि 3 लाइन इस तरफ है, 3 लाइन इस तरफ है, इधर दरवाज़ा है, इधर एग्जिट डोर है। वो उन्होंने सारी ट्रेनिंग लिए रखी होती है, तो वहाँ पे चिल्लाते हैं कि ये आपकी फ़्लाइट है। वो डेमो करके दिखाते हैं एयरलाइन मैनेजर को कि कैसे उनको सब कुछ पता है और वो किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। तो सब लोग जो देख रहे होते हैं तालियां बजाते हैं, एयरलाइन मैनेजर भी इम्प्रेस होता है और उनको बोर्ड करने का अलाउ कर देता है। तो फिर वो अमेरिका जाते हैं, MIT में कैसे वो पढ़ते हैं, कैसे MIT वाले उनको सुविधा देते हैं कि ब्रेल लिपि में आप अपनी एजुकेशन पूरी कर सको। वहाँ पे क्रिकेट उनका पैशन था बचपन से ही। इंडियन क्रिकेट टीम में वो सिलेक्ट भी हो जाते जो ब्लाइंड्स की है। बट विदेश में कॉलेज जाने के चक्कर में उनको वो टीम छोड़नी पड़ती है, तो वहाँ पे वो बेसबॉल खेलते हैं और बेसबॉल में भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। तो जब उनका कॉलेज पूरा हो जाता है तो टीचर उनसे पूछते हैं क्या वो इंडिया आएंगे, वो मना कर देती है। तो जो उनकी लव इंटरेस्ट बनी है मूवी में, आलिया एफ कह लीजिए, अलाया एफ कह लीजिए, पूजा बेदी जी की जो डॉटर है, कबीर बेदी की ग्रैंड डॉटर, वो उनकी लव इंटरेस्ट बनी है फिल्म में। वो भी डॉक्टरेट करती हैं अमेरिका जाके। तो वो इनको कहती है कि आपको इंडिया में आना चाहिए, क्योंकि आपने जितना संघर्ष किया है, आपका जो संघर्ष है वो दूसरों के लिए प्रेरणा है। अगर आप यहाँ पे दूसरों के लिए राहें आसान नहीं करेंगे जो आपके जैसे हैं, तो इस जीवन का फ़ायदा क्या। तो दोस्तों वापस इंडिया आते हैं, एक कोचिंग सेंटर खोलते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन अल्टीमेटली वो देखते हैं कि बच्चों को शिक्षा तो मिल गई लेकिन जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि वो लोग अंधे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इनके लिए इंडस्ट्री लगाऊंगा। इस तरीके से बोलैंड इंडस्ट्री की नींव पड़ती है। उनको कोई फंड नहीं कर रहा होता है तो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम से मिलते हैं, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम ने एक इनिशिएटिव चलाया था यंग इंडिया या किस नाम से, उसमें ये भी गए थे। और जब वो सबसे क्वेश्चन करते हैं कि सबको क्या बनना है, तो श्रीकांत बोला जी का जवाब होता है कि मैं एक दिन बड़ा होकर या थोड़ा और ज़िंदगी में आगे जाकर भारत का ब्लाइंड प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। तो वो बहुत प्रभावित होते हैं।
जब दूसरी मीटिंग में जब वो श्रीकांत से मिलते हैं, श्रीकांत तब अमेरिका से आ चुका होता है, तो कहता है कि मैंने एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ और ये रिसाइकिल कागज़ बनाने का स्टार्टअप है, लेकिन मेरे को फंडिंग नहीं मिल रही। तो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम उनको पहली फंडिंग देते हैं, जो भी उनकी सैलरी इकट्ठी हो रखी है 20-25 लाख की। फिर श्रीकांत बोला रवि से मिलता है, जो उनका बिजनेस पार्टनर बनता है, उसको कन्विंस करता है। रवि का किरदार निभाया शरद केलकर ने, जो बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। फिर वो इंडस्ट्री डालता है, इंडस्ट्री कामयाब हो जाती है, उनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है, लेकिन उनके अंदर घमंड आ जाता है, वो राजनीति में चले जाते हैं। फिर कैसे जो उनकी टीचर है उनको दोबारा, जो उनका चित्त है, उनका विवेक है, उनकी आत्मा है, उसको झकझोरती है, दोबारा वो फिर वापस अपने काम पे आते हैं। रवि के साथ उनका मन मुटाव हो चुका होता है, अपनी ईगो के चक्कर में उससे सॉरी मांगते हैं और फिर कैसे वो बुलंदियों पे जाते हैं और लास्ट में जो उनकी लव इंटरेस्ट है उनके साथ शादी हो जाती है। तो दोस्तों ये एक जिस्ट था पूरी फिल्म का, लेकिन मैंने जो बताया वो तो सिर्फ बताया, अगर आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही शानदार मूवी है, बहुत ही शानदार मूवी है। राजकुमार राव ने अपनी मतलब ज़िंदगी की सबसे बेस्ट एक्टिंग करी है, कॉमर्शियली हिट हो चुकी है, 100 करोड़ के क्लब में नहीं गई, बट इट्स अ हिट मूवी। तो ये नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है, अगर आपके पास वक्त हो प्लीज़, इल्तिजा है आपसे, गुजारिश है, दरख्वास्त है, प्रार्थना है कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है। इस मूवी को देखने के बाद मैंने एक और मूवी देखी कल नेटफ्लिक्स पे, गोट लाइफ, पृथ्वी कुमार सुकुमारन की मलयाली मूवी है, बट हिंदी में डब हुई है। तो अभी मैंने पूरी नहीं देखी है, हाफ देख ली है, एंड अगेन अनदर मास्टरपीस फ्रॉम मलयालम सिनेमा। जब मैं पूरी देख लूँगा तब आपको इसके बारे में बताऊँगा। टिल देन आप टाइम निकालिए, श्रीकांत को देखिए और अच्छा लगे, अच्छी लगेगी आपको मूवी। तो अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे, और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।